सरस्वती, नाले के पानी का बहाव आज अच्छा नहीं लग रहा। जिस तरह से ये उफन रहा है, लग रहा है दोपहर से पहले ही हमारे इस आंगन को डुबो देगा। पिछले साल की बाढ़ याद है तुम्हें? उस बार तो पलक झपकते ही घर की छत तक पानी आ गया था और हमारा सब कुछ तबाह कर दिया था। उस तबाही की याद मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस बार भी अगर वैसा ही कुछ हुआ तो इस टूटे हुए घर को बचाने का कोई उपाय मुझे नहीं मालूम। हमारे घर के हालात दिन ब दिन जैसे खराब हो रहे हैं, उसमें नई बांस और खंबे खरीदने की हैसियत भी तो अब हमारी नहीं बची। इस नाले के किनारे ही हमारा जन्म हुआ और यही मरना है, लेकिन इस उम्र में आकर ऐसे थके हुए शरीर के साथ कुदरत से लड़ना बहुत मुश्किल है। लड़ना तो पड़ेगा ही। इस भारी बरसात में अगर हमें घर छोड़ना पड़ा तो इस पूरे इलाके में सिर छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम घर के चावल दाल के बर्तनों को जरा देख लो। आज की रात कम से कम खैरियत से कट जाए। ये बरसात इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं अभी अंदर जाकर सब समेट कर रखती हूँ। तुम खम्बे को थोड़ा और अच्छे से बांध लो। रमेश, देख रहे हो घर के फर्श का क्या हाल हो गया है। पूरा घर कैसा सीलन भरा और ठंडा हो गया है। यहाँ सांस लेने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। नाले के किनारे की जिंदगी में ये सब एकदम आम बातें हैं सुनीता। बरसात का मौसम आने पर हमारे घर के फर्श पर ऐसा थोड़ा बहुत पानी जमा हो ही जाता है। लेकिन मैं कभी ऐसे माहौल में नहीं रही रमेश। चारों तरफ का ये उमड़ता हुआ पानी और टीन की छत की ये भयानक आवाज सुनकर मेरा दिल डर से कांप रहा है। शहर छोड़कर इस पिछड़े गांव के गरीब परिवार में आकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन हालात को मान लेने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मैं तो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नाले का ये पानी जिस तरह घर की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि हम सब डूब जाएंगे। ये मंगल बातें मुंह से मत निकालो। माँ और बाबूजी कितने सालों से इस नाले के किनारे रह रहे हैं, वो तो ठीक ठाक जिंदा हैं। उन्हें आदत है रमेश, लेकिन मेरे लिए ये पूरी जिंदगी बहुत अनजानी और खौफनाक है। परिवार के इस कड़वी हकीकत का सामना मैंने कभी नहीं किया। डरो मत सुनीता, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र तो रखो। ओ छोटी बहू, क्या कर रही हो तुम? वो तेल के बर्तन को उस तरह मचान के किनारे पर नहीं रखोगी तो वो धड़ाम से नीचे गिरकर टूट जाएगा ना। मैं तो असल में जानबूझकर नहीं किया दीदी। रसोई घर बिखरा हुआ था तो मैंने सोचा कि चीजों को थोड़ा सहेजकर एक तरफ हटा दूं। शहर की मेम साहब को इस टूटी हुई रसोई को सहेजने के लिए किसने कहा है भला? हाँ, काम का ढंग जाने बिना हाथ लगाओगी तो हमारे इस गरीब घर का नुकसान ही बढ़ेगा। अब क्यों हर वक्त मुझे इस तरह बातें सुनाती रहती है दीदी? मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ। थोड़ी मदद करना क्या मेरा अपराध है? घर की जिम्मेदारी जब अपने कंधों पर पड़ेगी तब समझोगी। सुबह से रात तक अकेले खटते खटते मेरी हड्डियां पानी हो गई। मैं तो आपका काम बांटने की ही कोशिश कर रही हूँ दीदी, लेकिन आप तो मुझे कोई मौका ही नहीं दे रही है। उल्टा मेरी गलतियाँ ढूंढ रही है। मौका देने का समय ये नहीं है छोटी बहू। नाले का पानी घर की चौखट पर है। अब अगर तुम्हारी गलती से खाना बर्बाद हुआ तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती थी दीदी। आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ओ दीदी, घर की हालत तो बहुत दयनीय दिख रही है। वैसे शहर वाली उस नई छोटी बहू को नहीं देख रही हूँ। क्या वो इस मुसीबत में भी घर में सो रही है? अरे क्या बताओ शांति, चारों तरफ पानी चल रहा है और उसे घर के सीलन भरी फर्श की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर वक्त मुंह फुलाए बैठी रहती है। मैंने तो पहले ही कहा था दीदी,
उस रूपवती बहू से नाले के किनारे का एक गरीब परिवार नहीं चलने वाला। घर में लक्ष्मी आने के बाद से ही अशांति बढ़ गई है। शुरू शुरू में तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब देख रही हूँ कि बड़ी बहू कविता की बात ही सही थी। शहर की लड़की घर के किसी काम नहीं आ रही, बस काम बढ़ा रही है। तुम शुरू से ही कड़े हाथों से कमान संभालो दीदी, वरना ये छोटी बहू तुम्हारा सास का रुतबा छीन लेगी। हाँ, उसके तौर तरीके मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं अपने घर में किसी और की हुक्म नहीं चलने दूंगी शांति। घर के नियम सबको मानने ही होंगे, चाहे वो शहर की हो या कहीं और की। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ दीदी। बड़ी बहू तो फिर भी दिन रात खट रही है, और छोटी बहू आकर सिर्फ घर के कोने में बैठकर नखरे दिखा रही है। ठीक कहा तुमने मेरे मन का शक और बढ़ा दिया। अब से उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। क्या रे रतन, नाले का पानी तो काफी ऊपर चढ़ाया है, तो आज जाल में कैसी मछली फंसी? घर के लिए आज चावल दाल खरीदना है ना? नाले का पानी भरने के बावजूद जाल में एक भी मछली नहीं है बापूजी। आज सुबह से 3 बार जाल फेंका, पर कुछ छोटी मोटी मछलियां और कुछ नहीं निकलना। ये क्या गजब की बात कर रहा है बेटा? महाजन के कर्ज की किस्त देने का दिन भी नजदीक आ गया है। आज अगर चावल नहीं खरीदा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं तो खुद ही सिर पर हाथ रखकर बैठा हूँ बाबूजी। इस भारी बरसात में अगर कमाई इस तरह बंद हो गए तो कर्ज का बोझ कैसे संभालूंगा। नाले का पानी जिस तरह बढ़ रहा है, उससे कुछ ही दिनों बाद मछली पकड़ना भी बंद हो जाएगा। कुदरत की ये महर और महाजन का तकादा, हम तो पूरी तरह से डूब गए रे। रमेश ने शायद शहर के कुछ लोगों से भी पैसे उधार लिए हैं। मैं उस हिसाब का भी तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। चारों तरफ से बस कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। रमेश ने फिर से किससे पैसे ले लिए? पानी बढ़ रहा है लेकिन कमाई घट रही है। इस हकीकत में हमारा ये छोटा सा परिवार इस बार बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। रमेश, ये किसके कागज हैं? तुम सुबह से घर के पीछे छुप छुपा कर किसका हिसाब कर रहे हो? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो तुम? सुनीता, ये असल में कर्ज के कागज हैं। मैंने शहर के एक दलाल से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब वो सूद समेत सब वापस मांग रहे हैं। तुमने इतने पैसे उधार क्यों लिए रमेश? और क्या घर का कोई भी सदस्य इस कर्ज के बारे में नहीं जानता? बाबूजी और माँ को पता चला तो बहुत बड़ी अशांति खड़ी हो जाएगी। नहीं सुनीता, घर में कोई नहीं जानता। नाले के किनारे की इस गरीबी को मिटाने और नए व्यापार की उम्मीद में पैसे लिए थे, लेकिन सारा पैसा डूब गया। अब क्या उपाय है रमेश? पैसा अगर समय पर चुका नहीं पाए तो वो क्या करेंगे? क्या हमें ये जमीन जायदाद छोड़कर जाना पड़ेगा? ठीक समय पर पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन का ये आखिरी हिस्सा भी छीन लेंगे। मैं अपनी नाकामी की वजह से आज पूरे परिवार को डुबो रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ कि समस्या सिर्फ ये बाढ़ नहीं है, अंदर के ये चरम आर्थिक तंगी हमें निगल रही है। हम सबको अब मजबूत होना पड़ेगा रमेश। सुनीता, मुझे सच में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ये बात अभी माया भैया को मत बताना प्लीज। हाथ चलाओ कविता, हाथ चलाओ। पानी जिस तरह बढ़ रहा है, घर की चावल की बोरियां डूब गई तो हमें इस बरसात में भूखे मरना पड़ेगा रे। मैं तो अकेली ही खींचती जा रही हूँ माँ, लेकिन शहर की इस लाडली बहू को तो देखो। एक लकड़ी का गट्ठर उठाने में ही इसकी जान निकली जा रही है। दीदी, मैं बैठी तो नहीं हूँ। अपनी तरफ से मैं भी इस भारी चावल की बोरी को खींचने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मुसीबत के दिनों में भी आप मुझे क्यों ताना मार रही हैं? ताना नहीं छोटी बहू, ये हकीकत है।
नाले के किनारे इस परिवार में टिके रहना है तो सिर्फ घर के कोने में बैठने से काम नहीं चलता, जान लड़ाकर लड़ना पड़ता है। माँ ठीक ही कह रही है, यहाँ रूप से पेट नहीं भरेगा। हाँ, आज अगर इस घर का अनाज बर्बाद हुआ तो इस गरीब परिवार में सब भूखे मरेंगे। मैं भाग तो नहीं रही हूँ दीदी, तकलीफ हो रही है फिर भी मैं काम सीख रही हूँ। पहली बार आंखों के सामने बाढ़ देख रही हूँ, मुझे भी तो बहुत डर लग रहा है। ये डरने का समय नहीं है बहू, ये तो सीना तानकर घर बचाने का समय है। बड़ी बहू तुम उस तरफ से पकड़ो, हम एक साथ ही बोरी को उठाते हैं। हाँ माँ, तुम एक तरफ से पकड़ो, छोटी बहू तुम नीचे से ढकेलो। सुशांत काका, नाले का पानी तो आज सारी सीमाएं पार कर गया। तुम्हारे आंगन में तो पहले ही पानी आ चुका है, घर के भीतर तो अभी नहीं घुसा ना? घर की चौखट को छूने ही वाला है रे विप्लव। आज रात अगर बारिश नहीं रुकी तो इस बूढ़ी उम्र में परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं जानता। तो बिल्कुल चिंता मत करो काका, मैं नाव लेकर आ गया हूँ। पानी अगर और बढ़ा तो घर के भीतर ही हमें ऊंचा मचान बनाना पड़ेगा। मचान बनाने के लिए भी तो घर में फालतू बांस या रस्सी नहीं है बेटा। अमित को आज जाल में कोई मछली नहीं मिली, घर का हाथ एकदम खाली है। उन सब बातों के बारे में मत सोचो काका, मेरे घर में कुछ अतिरिक्त बांस और रस्सियां हैं, मैं भी उन्हें लेकर आता हूँ। अमित और रमेश को भी साथ बुला लो। मुसीबत के समय तुम जिस तरह से एक सच्चे पड़ोसी की तरह आगे आए हो बेटा, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे बेटे तो बिल्कुल परेशान हैं। हम नाले के किनारे के लोग हैं काका, एक के संकट में अगर दूसरा खड़ा नहीं होगा तो इंसान किस काम का। तुम घर जाओ और सबको थोड़ा ढांढस बंधाओ। अच्छा बेटा, मैं घर के भीतर जा रहा हूँ, तुम सावधानी से नाव लेकर जाओ। बहू तुमने इस तरह मजबूती से रस्सी की गांठ लगाना कहाँ से सीखा? शहर की लड़कियों को तो ये सब काम बिल्कुल भी आने की उम्मीद नहीं होती। माँ, हमारे स्कूल में एक बार ये गंठ बंधना सिखाया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहर की वो शिक्षा आज इस नाले के किनारे के टूटे हुए घर में काम आएगी। मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ घर के कोने में बैठकर रो सकती हो, लेकिन आज इस मुसीबत में जिस तरह तुमने चूल्हे को ऊंचा उठाया, उसे देखकर मेरा भ्रम टूट रहा है। मैं आपसे पराई थोड़ी हूँ माँ, इसी परिवार की एक सदस्य हूँ। मैं शायद गांव के सारे काम नहीं जानती, लेकिन आपकी मुसीबत में मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगी। काम के वक्त ही इंसान का असली रूप पहचाना जाता है बहू। बड़ी बहू तो पानी के डर से घर में जाकर बैठ गई है और तुम इस घुटने भर पानी में खड़ी होकर लड़ रही हो। दीदी ने भी सुबह से बहुत मेहनत की है माँ, उन्हें दोष मत दीजिए। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इस बार से अपने घर को जरूर बचा पाएंगे। ठीक कहा बहू, आज से मैं भी तुम्हें पराया नहीं समझूंगी। लो, इस बर्तन को थोड़ा ऊपर उठाकर पकड़ो तो। हाँ माँ, दीजिए, मैं चूल्हे के पास सावधानी से रख देती हूँ। बाबूजी, इस तूफान में नाले के किनारे अकेले खड़े होकर क्या देख रहे हो? पानी जिस तरह बढ़ रहा है, किनारे की मिट्टी किसी भी वक्त धंस सकती है। घर चलिए। इस उफनते हुए मटमैले पानी को देखते ही मेरे सीने के भीतर कैसा हाहाकार मच जाता है रे रमेश। इस काल नागिन नाले ने मेरी शांति छीन ली है। आप क्यों हमेशा नाले का पानी देखकर इतने सहम जाते हैं बाबूजी? बाढ़ तो हमारे यहाँ हर साल ही आती है और फिर चली भी जाती है। तू तब बहुत छोटा था रे रमेश, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है। ठीक ऐसी एक बरसात की रात को मेरा इकलौता छोटा भाई इस नाले के तेज बहाव में बह गया। चाचा इस नाले में बह गए थे? मैं तो जानता था कि चाचा शहर चले गए और फिर कभी इस गांव में लौटकर नहीं आए। दुनिया के तानों के डर से मैंने ये सच सबसे छुपा कर रखा था रे बेटा, लेकिन नाले का ये गर्जन सुनते ही मुझे उस रात अपने भाई की वो चीख याद आ गई। अब समझ पा रहा हूँ बाबूजी, आपका ये पानी का डर सिर्फ मौजूदा बाढ़ के लिए नहीं है, बल्कि अतीत के गहरे जख्म की वजह से है। अरे रमेश,
नाले का पानी बढ़ते ही मुझे लगता है कि ये राक्षसी नाला मेरे बेटों को भी छीनने आ रहा है। ओ दीदी, जरा आकर बड़ी बहू की दशा तो देख जाओ। छोटी बहू और छोटा बेटा मिलकर शहर के दलाल के साथ हाथ मिलाकर इस जमीन जायदाद को बेचने की साजिश रच रहे हैं। ये कैसी अशुभ बातें कर रही है शांति? मेरा रमेश और सुनीता क्यों इस नाले के किनारे की जरा सी जमीन बेचने जाएंगे? माँ, शांति मौसी एकदम ठीक कह रही है। मैंने अपने कानों से सुना है रमेश ने शहर में बहुत बड़ा कर्ज ले रखा है और शायद छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। देखो ना दीदी, छोटी बहू शहर जाकर राज करेगी और तुम लोग इस नाले के पानी में बह कर मरोगे। बड़ी बहू दिन रात खट रही है और नतीजा ये मिल रहा है। मेरे जीते जी इस परिवार में कोई बंटवारा नहीं हो सकता। कविता, तूने रमेश के मुंह से इस कर्ज की बात खुद सुनी है? हाँ माँ, रमेश छुप छुप कर कर्ज के कागज देख रहा था और छोटी बहू कह रही थी कि इस गरीब घर में अब रहा नहीं जाता। अब देर मत करो दीदी, अभी के अभी छोटी बहू को इस घर से निकालने का इंतजाम कर लो, वरना पूरा परिवार बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। इतनी बड़ी हिम्मत! मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं इसका फैसला करके ही दम लूंगी। रमेश भैया, जल्दी आओ। रसोई के मचान की एक तरफ की रस्सी टूट गई है और बर्तन भारे सब नाले के पानी में गिर रहे हैं। सब खत्म हो गया। सुनीता, तुम वहाँ से हटो। पानी का बहाव बहुत तेज है। मचान अगर पूरा ढह गया तो तुम भी नाले के पानी में बह सकती हो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। ये चूल्हा और अनाज बर्बाद हो गया तो कल सुबह माँ बाबूजी क्या खाएंगे? मैं उस तरफ का खंबा कसकर पकड़ती हूँ। मैं उस तरफ से रस्सी बांध रहा हूँ। तुम बल्ली से मचान के नीचे थोड़ा सहारा देकर देखो। जल्दी करो। हाँ भैया, मैंने कसकर पकड़ रखा है। आप लोग जल्दी हाथ चलाइए। इस मुसीबत में हमें मिलकर इस घर को बचाना ही होगा। सरस्वती, शांति की बात ही आखिरकार सच निकली रे। ये देखो, रमेश के कर्ज के कागज, शहर के दलाल से उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। तो बड़ी बहू और शांति गलत नहीं कह रही थी। छोटी बहू और छोटे बेटे ने मिलकर इस गरीब परिवार को तोड़ने के लिए ही शहर जाने की योजना बनाई है। आप अपने मुंह से फिर ऐसे अशुभ बातें मत निकालिए। रमेश ने कर्ज लिया है, ये सच है, लेकिन जमीन बेचने की बात सरासर झूठ है। तो फिर ये कागज किसके हैं बहू? तुमने सब जानते हुए भी हमसे इतना बड़ा सच इतने दिनों तक छुपाया। मैं रमेश की गलती को सुधारने के लिए थोड़ा वक्त चाहती हूँ बाबूजी। मैं इस घर को छोड़कर अलग नहीं होना चाहती थी, बस थोड़ा सा सम्मान चाहती थी। लेकिन शांति ने तो कहा था कि तू कविता से जलती है और इस नाले के किनारे टूटे घर में रहने से तुझे बहुत घिन आती है। शांति मौसी ने अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों के कानों में जहर घोला है माँ। कल रात के तूफान में क्या मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर रसोई को नहीं बचाया था? हाँ बहू, कल रात अगर तू नहीं होती तो हम सब बह जाते। मेरी ही समझने में भूल हुई थी। शांति ही हमें तोड़ना चाहती थी। अमित भाई, रमेश, अब देरी मत करो। पानी अभी थोड़ा थमा हुआ है। इसी वक्त हमें नाव लेकर शहर सदर जाना होगा और सूखा अनाज व दवाइयाँ लानी होंगी। हाँ विप्लव, घर का राशन लगभग खत्म है, लेकिन रमेश के साथ ले जाने का फायदा, इसे तो नाव का चप्पू चलाना भी ठीक से नहीं जाता। भैया, मैं शायद सारे काम नहीं जानता, लेकिन आज इस मुसीबत के दिन में घर पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने साथ ले चलो। अमित भाई, रमेश को दोष मत दो। इस आपदा में अगर दोनों भाई एक नहीं हुए तो नाले का ये राक्षसी बहाव अकेले ही तुम सबको निगल जाएगा। ठीक कहा तुमने विप्लव। रमेश, तू नाव के बीच में बैठ और इस पलकी को मजबूती से थमे रखना। सब सावधानी से करना। तुम कोई चिंता मत करो भैया, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा।
हम दोनों मिलकर इस परिवार की नैया पार लगाएंगे। आज समझ आया रमेश, ये नाला हमारा असली दुश्मन नहीं है। हमारे भीतर ये अनदेखी और दुनिया ही हमारे असली दुश्मन थी। ये हुई ना नाले के किनारे के असली जाबाजों वाली बात। लो अमित भाई, चप्पू चलाओ, हमें जल्दी शहर पहुंचना है। छोटी बहू, आंगन का पानी तो उतर गया रे। वैसे इस धूप में भीगे हुए चावलों को सूप कुला से साफ नहीं करोगी तो 2 ही दिन में सब सड़कर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ दीदी, मैं चावलों को धूप में ही सुखाने आई हूँ। कल रात के तूफान के बाद से आपसे मेरी एक भी बात नहीं हुई। मुझे बहुत शर्म आ रही है रे छोटी बहू। शांति मौसी के उकसावे में आकर मैंने तुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। तुझसे हमेशा जलन की। उन पुरानी बातों को भूल जाइए दीदी। मैं शहर से आई थी, इस घर के तौर तरीके कुछ भी नहीं समझती थी, इसीलिए शायद गलतफहमियां हो गई। तू तो शहर की लाडली लड़की है, फिर भी इस बाढ़ की मुसीबत में जिस तरह तूने कमर कसकर मेहनत की, उसे देखकर मुझे खुद पर ही घिन आ रही है। मैं तो सिर्फ इस परिवार में अपने लिए एक छोटी सी जगह चाहती थी दीदी। आपको पराया समझकर तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तू हमारे दिल के पास ही है रे छोटी बहू। आज से तू मेरी सगी बहन जैसी है। चल दोनों मिलकर कमरे के बाकी गोदड़ियाँ कांथा धूप में डाल देते हैं। हाँ दीदी, आप उधर के अलमारी संभालिए, मैं इस भीगे चावल की थाली को धूप में रख कर आती हूँ। देखा ना सरस्वती, कुदरत का ये भयानक तूफान और बारिश आखिरकार थम गया। हमारे इस नाले के किनारे यह टूटा हुआ आशियाना आज फिर नई रोशनी से जग उठा। हाँ जी, नाले के इस उफनते पानी ने हमारे घर की दीवारों को भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन सुनीता जैसी लक्ष्मी बहू ने हमारे पूरे परिवार को एक कर दिया है। माँ, आप इस तरह कहेंगी तो मुझे बहुत शर्म आएगी। इस नाले के किनारे की ये जिंदगी ही तो अब मेरी असली पहचान है। आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरा रास्ता है। शुरू शुरू में शहर से आकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी बहू, लेकिन आज इस मचान पर खड़ी होकर तुम जिस तरह मुस्कुरा रही हो, उसे देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने तेरा कितना अपमान किया रे बेटी, तुझे कमजोर समझा, मगर तूने अपना सब कुछ देकर इस टूटे घर का सम्मान और एकता बचाए रखी। हमारे घर की वो पुरानी गलतफहमियां तो नाले के पानी के बहाव की तरह ही बह गई है माँ। अब से हम सब मिलकर प्यार से एक नई गृहस्थी बसाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा बेटी, घर भले ही टूट जाए पर हमारे भीतर के इस प्यार और एकता का जोड़ कभी नहीं टूटेगा। ये राक्षसी नाला भी हमें कभी हरा नहीं पाएगा। चल बहू, धूप रहते रहते दोनों मिलकर रमेश के उस कर्ज की बाकी कागजात को जला देते हैं। दोनों भाई तो अब एक होकर कमाने निकल ही चुके हैं। हाँ माँ, चलिए इस नई रोशनी में नाले के किनारे का हमारा ये नया परिवार मुस्कुराते हुए आगे बढ़े।